हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने जैव विकास की क्रियाविधि को समझने के लिए मुख्य सिद्धांतों की शुरुआत की थी। तो जैव विकास की क्रियाविधि को समझने के लिए 3 मुख्य सिद्धांत थे, जैसे कि लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या डार्विनवाद, और तीसरा था ह्यूगो डी वेरिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, तो लैमार्कवाद हम लोगों ने पढ़ लिया है। लैमार्कवाद की सिद्धांत चार भागों में विभाजित थे। लैमार्कवाद के सिद्धांत जो है 4 थे: आंतरिक जैव बल, वातावरण का प्रभाव और नई आवश्यकताएं, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नव लैमार्कवाद या नियो लैमार्किज्म। तो जब हम लैमार्कवाद पढ़ रहे थे तो हमने उसकी आलोचना के बारे में पढ़ा था कि लैमार्क ने जिन प्रमाणों के द्वारा अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, कई वैज्ञानिकों ने उन सिद्धांतों को खारिज किया था। ठीक है, कई प्रमाणों द्वारा। तो नव लैमार्कवाद या लियो या नियो लैमार्किज्म क्या है? तो इसे बोलते हैं लैमार्कवाद का पुनर्जागरण काल। ठीक है, नव लैमार्कवाद या नियो लैमार्किज्म को लैमार्कवाद का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने अपने प्रमाणों द्वारा लैमार्क के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे। तो इनमें सबसे पहला है समनर। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था समनर। ठीक है, या कभी कभी आप लोगों से ऐसे ही पूछ लेगा समनर का प्रयोग क्या था, समनर ने किसके पक्ष में अपना प्रमाण प्रस्तुत किया था? तो समनर ने लैमार्क के पक्ष में प्रस्तुत किया था अपना प्रमाण। ठीक है, तो समनर ने क्या किया था कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पर सफेद चूहों को पाला था। तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर सफेद चूहों को पालने से उन चूहों के शरीर का मतलब उनके शरीर जो है लंबा हो गया, पूंछ लंबी हो गई, और शरीर का जो उनके शरीर का पिछला जो पैर होता है, पिछला पैर, इसकी लंबाई में भी वृद्धि हो गई। और ये कैरेक्टर जो है, शरीर, पूंछ तथा पिछले पैर का लंबा होना, ये कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते गए। ठीक है, तो लैमार्क ने लगभग ऐसा ही कुछ प्रमाण दिया था कि जिसका उपयोग किया जाए तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो जाते हैं, जिस अंगों का उपयोग किया जाए। तो इन्होंने भी ये कहा कि नहीं, अगर किसी चूहे को 20 से 30 डिग्री पर अगर पाला जाए तो उसके शरीर में वृद्धि हो जाती है, उसकी पूंछ की लंबाई बढ़ जाती है, उसका पिछला पैर जो है वो भी लंबा हो जाता है, और ये कैरेक्टर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। ठीक है, तो इनके पक्ष में एक अन्य वैज्ञानिक ने अपना प्रमाण प्रस्तुत किया था, उनका नाम था मैकडूगल। मैकडूगल ने चूहों की 44 पीढ़ी पर 44 पीढ़ियों पर यह प्रयोग किया था। ठीक है, तो इन्होंने चूहों को एक पानी में टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता बना दिया था। उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से इन्होंने चूहों को गुजरने का प्रशिक्षण दिया था। ठीक है, तो मैकडूगल ने पाया कि कुछ पीढ़ियों तक तो चूहों को प्रशिक्षण देना पड़ता है, लेकिन फिर आगे जो जनरेशन में जो नेक्स्ट पीढ़ी वाले चूहे रहते हैं वो खुद से ही इन रास्तों को पहचान लेते हैं, और इन रास्तों पर चलने का प्रशिक्षण वो मतलब उन्हें ज्यादा प्रशिक्षित करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो मैकडूगल ने 44 पीढ़ियों तक इसकी जांच की और उन्होंने पाया कि शुरुआती चूहों को तो इन रास्तों से गुजरने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे ये प्रशिक्षण जो है अगली पीढ़ियों में उनको कम देना पड़ा। तो इस प्रकार से इन्होंने लैमार्क का समर्थन किया।
एक अन्य वैज्ञानिक है, इनका नाम है टावर। ये वैज्ञानिक का नाम है। तो टावर ने आलू के बीटल पे अपना प्रयोग किया था। आलू पे एक कीट रहता है जिसको बीटल बोलते हैं, पोटैटो बीटल प्रयोग भी बोलते हैं इनके प्रयोग को, या फिर आलू बीटल प्रयोग। टावर का आलू बीटल प्रयोग। तो टावर ने प्रदर्शित किया कि आलू बीटल या पोटैटो बीटल नामक कीट की युवा प्रावस्थाओं को जब घोर नमी या ताप में रखा जाए, या तो उनको बहुत ज़्यादा नमी में रखा जाए या बहुत अधिक टेम्परेचर में रखा जाए, तो इनमें कुछ ऐसे कायिक परिवर्तन हो जाते हैं। कायिक परिवर्तन हो जाते हैं जो कि इनके जनन द्रव्य के जीन्स को भी प्रभावित करके अगली पीढ़ियों में भी प्रदर्शित होने लगते हैं। ठीक है, तो ये था इनका आलू बीटल प्रयोग। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लैमार्कवाद क्या है कि वातावरण में परिवर्तनों के कारण जीवों के शरीर में कुछ ऐसे भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं जो जनन द्रव्य के जीन्स को भी प्रभावित कर देते हैं, और यही उपार्जित लक्षण जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित होते रहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वातावरण में परिवर्तनों के कारण जीवों के शरीर में कुछ ऐसे भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं जो जनन द्रव्य के जीन्स को प्रभावित करते हैं, और ये उपार्जित लक्षण वंशानुगत होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, इसे ही बोलते हैं नव लैमार्कवाद या नियो लैमार्किज्म। चलिए, हमारा नेक्स्ट है डार्विनवाद। नेक्स्ट सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है डार्विनवाद। तो डार्विनवाद जो है दो वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिनके नाम है अल्फ्रेड रसेल वेलेस और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्वतंत्र रूप से जातियों की उत्पत्ति पर एक समान निष्कर्ष निकाला था, जिसे डार्विनवाद कहा जाता है। तो आइए इनके बारे में थोड़ी जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। चार्ल्स रसेल वेलेस कौन थे बेटा? तो चार्ल्स रसेल वेलेस जो है अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अभी मैंने बताया प्रकृति वैज्ञानिक थे। इन्होंने दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया की बहुत ही यात्रा की, व्यापक यात्रा की, और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माल्थस। तो माल्थस ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था आबादी। तो उसी लेख से प्रभावित होकर इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता या फिर प्राकृतिक चयन का एक सिद्धांत दिया। ठीक है, और योग्यतम की उत्तरजीविता और प्राकृतिक सिद्धांत पर लेख लिखकर डार्विन को भेज दिया। ठीक है, माल्थस ने एक लेख लिखा था आबादी पर। माल्थस ने कहा था कि इस संसार में जीवों की आबादी में गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है, जबकि उनके लिए जो भोजन है, भोजन में वृद्धि बहुत ही कम स्तर पर होती है, संख्यात्मक रूप में वृद्धि होती है। आबादी में गुणात्मक वृद्धि होती है, गुणात्मक वृद्धि करता है, और भोजन में वृद्धि होती है संख्यात्मक। ठीक है, तो इनका कहना था कि इसलिए आबादी में वृद्धि होने से सबके लिए भोजन उपलब्ध होना संभव नहीं है। ठीक, तो इस लेख के ही आधार पर जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड रसेल वेलेस, इन्होंने अपना एक लेख निकाला था योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि जो योग्य रहेगा वही सरवाइव कर पाएगा, वही जीवित रह पाएगा। तो इस पर लेख लिख के इन्होंने चार्ल्स डार्विन को भेजा था। चार्ल्स डार्विन का भी लगभग सेम यही उनका भी सिद्धांत था।
तो इन दोनों के सिद्धांत को इसलिए कहा जाता है, सम्मिलित रूप से इन दोनों के सिद्धांत को, यानी डार्विन और वैलेस के सिद्धांत को कहा जाता है डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? चार्ल्स डार्विन जो है ये अंग्रेज वनस्पति शास्त्री थे। तो इनके एक सहायक थे, इनके मित्र थे, इनका नाम था डॉक्टर हेंसलो। इसके साथ इन्होंने विश्व सर्वेक्षण जहाज, जिस जहाज का नाम था HMS बीगल, ठीक है, जहाज का नाम HMS बीगल था। तो इस जहाज से इन्होंने 5 वर्षों तक अटलांटिक महासागर के बहुत से द्वीपों का सर्वेक्षण किया। इसके अलावा इन्होंने पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के दक्षिण अमेरिका के एक द्वीप पर गए। द्वीप का नाम था गैलापैगोस। ठीक है, द्वीप का नाम था गैलापैगोस। तो इस द्वीप पे गए और उन द्वीपों की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया, वहां के वातावरण का जब अध्ययन किया तो उन्होंने एक पक्षी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जो पक्षी था जियोस्पिजिडी कुल का, जियोस्पिजिडी, ठीक है। तो जियोस्पिजिडी कुल की फिंच पक्षियों पर इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने यहाँ पे इन पक्षियों की 20 प्रजातियां देखी और इससे उन्होंने पाया कि ऐसी ही प्रजाति की पक्षियां तो अमेरिका में भी थी। तो दोनों जगहों पर पाए जाने पक्षियों में काफी भिन्नता थी। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक ही जाति भिन्न भिन्न द्वीपों के वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो गई, ठीक है। और बाद में इन्हीं पक्षियों को कहा गया डार्विन की फिंचे। जो जियोस्पिजिडी कुल की पक्षियां थी इन्हीं को कहा गया डार्विन की फिंचे। या फिर डार्विन्स फिंच। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि डार्विन की फिंचें क्या थी। डार्विन की फिंचों के बारे में बताइए। तो गैलापैगोस द्वीप पर पाए जाने वाली जियोस्पिजिडी कुल की जो फिंचें थी वो जो अटलांटिक महासागर के आसपास जो द्वीप थे उन पर जो पक्षियां पाई जाती थी उनसे कुल के हिसाब से देखा जाए, अगर जीव जाति की उत्पत्ति के हिसाब से देखा जाए तो वो दोनों समान थी, लेकिन वातावरण के अनुसार काफी बदलाव आ गए थे उनमें, ठीक है। तो डार्विन का ध्यान जो है इन पर सबसे पहले गया, इसलिए इन्हें कहा गया डार्विन की फिंचें। तो डार्विन ने जो भी कार्य किया था, जो भी अध्ययन किया था, उसको एक बुक में उन्होंने लिखा। उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो पब्लिश हुई थी 1844 में, 1844 में। तो डार्विन और वैलेस जो थे दोनों के लगभग समान ही निष्कर्ष थे। तो इसलिए उन्होंने इनके निष्कर्ष को कहा जाता है डार्विन वैलेस प्राकृतिक चयनवाद, ठीक है, डार्विन वैलेस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इस प्रकार से हमने समझा कि वैलेस और डार्विन का जो एक समान निष्कर्ष आया था उसे ही कहा जाता है डार्विनवाद, ठीक है। और डार्विन की बुक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चीज इम्पोर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत या डार्विनवाद। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो डार्विन की ऐसी विचार थे, डार्विन ने ये विचार दिए थे कि प्रकृति जंतु और पौधों का इस प्रकार से चयन करती है कि वह जीव जो उस वातावरण में रहने के लिए सबसे अधिक अनुकूलित होते हैं वो संरक्षित हो जाते हैं, और वह जीव जो कम अनुकूलित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसी को कहा गया प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि
जो जीव वातावरण के परिवर्तन के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वो तो सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, तथा वो जीव जो वातावरण के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाते हैं वो क्या करते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, ठीक है। तो इनके सिद्धांत भी, ये जो डार्विनवाद है ये भी कई भागों में बटा हुआ है, इनका सिद्धांत भी। इसमें पहला है संख्या में तेजी से बढ़ने की प्रकृति, दूसरा हेडिंग है सीमांत कारक, तीसरा है जीवन के लिए संघर्ष, चौथा है विभिन्नताएं, पांचवा है योग्यतम की उत्तरजीविता और छठा है नई जाति की उत्पत्ति। तो डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव जाति में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा सके, ठीक है। प्रत्येक जीव जाति अपने जीवन काल के दौरान एक नए ही संतान का उत्पन्न करता है, एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अपनी तेजी से ही अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक मादा एस्केरिस 2.5 करोड़ से अधिक अंडे देती है और यदि सब अंडे पूर्ण रूप से विकसित हों, सभी अंडों से अगर एस्केरिस उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा, कुछ ही समय में या कुछ ही सालों में एक ही पीढ़ी से पूरी पृथ्वी के ढकने की आशंका है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। वातावरण के प्रभाव के द्वारा केवल कुछ ही अंडे विकसित हो पाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम ले हाथी का उदाहरण लें तो हाथी अपने पूरे जीवन काल में केवल 6 बच्चों को जन्म देता है, केवल 6 हाथियों को ही उत्पन्न करता है। और यदि सब संतानें जीवित रहें तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे कि एक हाथी ने 6 बच्चों को जन्म दिया, 6 हाथियों को उत्पन्न किया, सभी 6 अगर उत्पन्न करेंगे तो देखिए कितने ज्यादा हो जा रहे हैं। अगर मान लीजिए सबके बच्चे जो अगर जीवित रहें, किसी की भी मृत्यु ना हो, तो क्या हो जाएगा, कुछ ही सालों में एक ही जीव जाति से पृथ्वी पूरी ढक सकती है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना। कुछ जो संतानें होती हैं वो बचपन में ही मर जाती हैं या किसी शिकारियों के द्वारा शिकार कर ली जाती हैं, ठीक है, किसी शिकारी पशु के द्वारा भक्षण कर ली जाती हैं, कोई रोग हो जाता है, कोई बिछड़ जाता है। तो इस प्रकार से सभी का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। अब जैसे इससे पहले हमने मादा एस्केरिस का ही उदाहरण लिया था, 2.5 करोड़ अंडे देती है। तो 2.5 करोड़ अंडे देती है, उसमें से विकसित कितने होते होंगे? बहुत ही कम, ठीक है। कुछ जो है परबच्चियों द्वारा खा लिए जाते होंगे, कुछ स्वयं से नष्ट हो गए, किसी को पोषण नहीं मिला, कोई बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में ही नष्ट हो गया। इस प्रकार से उत्पन्न होते होते बहुत ही कम, यानी कि प्रकृति जिसका चयन करती है, जिसने खुद को ढाल लिया वही जीवित रहेगा, है ना। नेक्स्ट सिद्धांत है सीमांत कारक, यानी कि ऐसे कारक जिससे कि प्रत्येक जीव जाति में समानता बनी रहती है, प्रत्येक जीव जाति के जो जनसंख्या में संतुलन बना रहता है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए, सीमित भोज्य सामग्री, ठीक है। प्रत्येक जीव जाति के लिए भोज्य सामग्री जो है पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है। सभी को भोजन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। आप इंसानों में देख ही रहे हैं, ठीक है, कि कोई तो कुपोषण से कोई मतलब कुपोषित हो जा रहा है, या पोषण की कमी के कारण कुछ जीव जंतुओं की मृत्यु हो जा रही है, या मनुष्य भी कुपोषित होकर मृत्यु को प्राप्त कर जा रहे हैं। तो क्या है, भोजन क्या है, कम है, ठीक है। तो सीमित भोज्य सामग्री भी जो क्या होती है, किसी जीव की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। और माल्थस का जो लेख था, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, माल्थस ने जनसंख्या के ऊपर एक लेख लिखा था कि जनसंख्या तो गुणात्मक रूप से बढ़ती है, ठीक है, लेकिन भोजन उनके लिए संख्यात्मक रूप से बढ़ती है। गुणात्मक जैसे कि अगर जनसंख्या है 2 से 4 हुई, 4 से 8, ठीक है, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से बढ़ती जाती है, ठीक है। और लेकिन भोजन
1 2 3 4 इस तरह से, तो भोजन क्या है, कम है, तो सबको भोजन नहीं मिल पाया, तो क्या होंगे, कुछ जंतु मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें भोजन हो गया पहला सीमित भोजन, ठीक है। दूसरा है सीमांत कारक का ही परभक्षी जंतु। परभक्षी जंतु, ठीक है। परभक्षी जंतु यानी कि कोई जीव जंतु अगर जन्म लेता है तो उसको उसका भक्षण करने वाले उसके ऊपर भी अनेक जंतु हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है कि वो अपने प्रजनन योग्य क्षमता आने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, किसी परभक्षी जंतु द्वारा खा लिया गया, तो इससे भी उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। तीसरा है रोग। ठीक है, ये जब भी जनसंख्या में बहुत ही अधिक वृद्धि हो जाती है तो कोई ना कोई महामारी फैल जाती है। कोई रोग के कारण क्या होता है, प्रकृति अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर लेती है। जैसे इस समय महामारी कोरोना फैली हुई है, इसमें कितने लाखों लोग उसमें मारे जा चुके हैं। तो ये भी एक तरह से प्रकृति जो है, प्रकृति का जनसंख्या को संतुलन करने का ही एक प्रकार है। तो रोग अगर महामारी फैल गई, इससे भी जनसंख्या में भारी कमी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है स्थान की कमी। स्थान या आवास कह सकते हैं। स्थान या आवास की कमी, तो जितने भी जीव जंतु जन्म लेते हैं सबको स्थान या आवास मिलना संभव नहीं है। ठीक है, तो स्थान या आवास नहीं मिला, इससे भी जंतु जो है मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक विपदाएं। ये सीमांत कारक में ही है। प्राकृतिक विपदाएं, ठीक है, जैसे प्रकृति में अचानक से कोई परिवर्तन हो गया, जैसे सूखा, बाढ़, तूफान, अधिक ठंडी, अधिक गर्मी, इससे भी अनेक जीव जंतु जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी संख्या सीमित हो जाती है। तो ये 5 सीमांत कारक हैं, जैसे कि पहला था भोजन, सीमित भोजन, दूसरा परभक्षी जंतु, तीसरा रोग, चौथा स्थान या आवास की कमी और 5वां है प्राकृतिक विपदाएं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका तीसरा सिद्धांत जो है जीवन के लिए संघर्ष, विभिन्नताएं, योग्यतम की उत्तरजीविता और नई जाति की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे।